सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लेसन 1 संसाधन एवं विकास किया था। जो हमारा सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो अब है तीसरा लेसन। उसके बाद लेसन का नाम है जल संसाधन। देखिए, लेसन 1 में हमने जाना संसाधन 2 तरह के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो जल है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब जो कि हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो आज इस लेसन में हम जल संसाधन के बारे में जानेंगे कि जल संसाधन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लेसन हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व, बच्चों को जल का महत्व बताना है कि जल देखिए हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका महत्व आपको बताना है कि आप इसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि जल के जो संसाधन हैं वो निश्चित ही है। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जल चक्र के बारे में। देखिए, जल जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वो कैसे एक चक्र पूरा घूमता है और दोबारा से जल की उत्पत्ति होती है। हम सभी ने साइंस में पढ़ा होगा वाटर इवेपोरेशन, और फिर से उसको रेन में बनना, और फिर वो बारिश होना, और फिर से वो धरती में जाना और कुछ नदियों में बह जाना। तो ये एक चक्र है जो पूरा चलता रहता है। इसके अलावा जो हम जानेंगे कि जल के संसाधन कितने हैं विश्व में, और उन्हें कैसे बटा हुआ है, उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हम जानेंगे कि हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, धरती पर जल है तो हमें उसका संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो पीने वाला जो जल है वो कम मात्रा में, लगभग 3% जल, जो कुल जल का 3% है वो सिर्फ पीने लायक है। बाकी जो है महासागरों में है जल हमारा। तो इसीलिए हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। आज के टॉपिक में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी जानेंगे। बहुउद्देशीय क्या है कि कैसे आप जल को बांध बनाकर अपने बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो आज के लेसन में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। लेसन बिल्कुल इजी है, और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो प्रश्न किसी ना किसी एक पेपर, जैसे पेपर के 4 सेट होते हैं, किसी ना किसी एक सेट में ये जरूर आ जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना इम्पॉर्टेंट है ये सबसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जल संसाधन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, जल संसाधन। देखिए, जो जल है वो प्रकृति की सबसे अनमोल देन है हमें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जल संसाधन के बारे में। हमने पिछले लेसन संसाधन में पढ़ा था कि संसाधन अनेक तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्राकृतिक संसाधन है जल उसी के अंतर्गत आता है। तो जल क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे पहले इस पाठ के उद्देश्य क्या है। जल संसाधन के बारे में छात्रों को बताना, जल संसाधन के महत्व के बारे में बताना, जल के संरक्षण की विधियों का ज्ञान देना। देखिए, हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि जल उपलब्ध नहीं है या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो वहाँ पर उसके संरक्षण की क्या क्या विधियाँ अपनाई जाती हैं, उस सब की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। अगर हम जल का दुरुपयोग करते हैं तो उससे आने वाले समय में क्या हानियां हमें हो सकती हैं, उसका ज्ञान आपको देना है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। देखिए, आप सभी ने अपनी साइंस की बुक में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, जो जल है वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय क्यों कि ये दोबारा से बनता रहता है, एक पूरा चक्र चलता है इसका। देखिए क्या होता है, सबसे पहले
जो धरती है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो नहरों में पानी है, तालाबों में, जहाँ भी जल के स्रोत हैं, वहाँ पे वो वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्य की तेज किरणें पानी पर पड़ती हैं तो वो वाष्प बनकर ऊपर आसमान में उड़ना लग जाता है, और जब ये ऊपर आकाश पे जाता है तो वो बादलों में परिवर्तित हो जाता है, और बादल फिर से वर्षा कर कर धरती पर जल पहुंचा देते हैं। तो कुछ जल जो है वो धरती के अंदर चला जाता है और कुछ दोबारा से नदियों और झीलों में चला जाता है। तो इस तरह से ये पानी का चक्र पूरा चलता रहता है। देखिए, सबसे पहले वाष्प बन के उड़ रहा है, फिर बादलों में जा रहा है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश, और बारिश से फिर वही पानी धरती के अंदर जा रहा है, और फिर दोबारा वही चक्र चल रहा है। मतलब ये साइकिल पूरी से चल रही है। ठीक है जी। तो अब हम अगले उस स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, तो जल क्या एक संसाधन है। आइए हम सबसे पहले जल की स्थिति के बारे में जानें। देखिए, विश्व में जल के जो हैं कुल आयतन का 96.5% महासागरों में पाया जाता है। मतलब हमारे विश्व में जितना भी जल है उसका 96.5% का है महासागरों में, और 2.5% अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है जी। जो हमारे पीने वाला जल है, देखिए उसकी मात्रा लगभग 2.5 या 3% के करीब है, उसमें से भी 70% क्या है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ। जो वर्षा का वार्षिक जो वर्षा से बनने वाला जल है, और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी स्थान पर मान लीजिए ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पर जल अधिक हो सकता है, और किसी स्थान पर वर्षा अगर कम है तो वहाँ पर हो सकता है जल की उपलब्धता कम हो। अब हम जल संसाधन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग धरातल जो है वो जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने के लिए अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सही अपवाह और भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जो धरती के अंदर है या जो धरती के ऊपर बह रहा है उस रूप में प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण होता रहता है जल चक्र के रूप में। अभी आपको समझाया गया था, सारा जल चक्रीय गतिशील रहता है, जिससे कि इसका नवीकरण सुनिश्चित होता रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी अनेक देश और क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर की जल की कमी पाई जाती है। एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से आगे वाली तरफ चलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग जल की समस्या से परेशान हैं। तो आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, आपको बताना है। ये पहली तस्वीर देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए, बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है, लेकिन पीने के लिए बच्चे को इतने पानी में आकर टैप से पानी ले रहा है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, आपको ये दिखा रही है कि पानी ही पानी चारों ओर है, लेकिन पीने को एक बूंद भी पानी नहीं है। दूसरी, ये कोलकाता की एक तस्वीर है, आपके लेसन में आप लोगों को दी गई है पानी का महत्व बताने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो बाढ़ का पानी है ये तो वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही नालों और इधर उधर बह जाएगा। ये अगली तस्वीर देखिए, एक कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन ए डिवास्टेड विलेज। मतलब देखिए, इतनी बर्फ़ में भी ये औरत चल कर गई है
और पानी का मटका लेकर आइए, पानी लेकर आइए। ये अगली तस्वीर देखिए। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले हमारे देश में हर साल सूखा जरूर पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंध न होने के कारण वर्षा का जल नदी और नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश में पानी की कमी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ जल का प्रबंधन है ही नहीं। तो देखिए कैसे महिलाएं मटके लेकर लाइनों में, कितनी लंबी लाइन दूर तक आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए पानी के इंतज़ार कर रही हैं, जबकि हमारे देश में खूब वर्षा होती है, उसके बावजूद ये स्थिति है। अब ये 2 बच्चों का संवाद सुनिए, ये भी आपको बुक में दिया गया। देखिए लड़का क्या कह रहा है। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो भी आया सब कुछ बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। तो लड़की क्या कह रही? हाँ चिंटू, मैंने देखा। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल हमें जीवन देता है तो ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि कारखाने में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियाँ और अन्य स्रोतों जैसे झील, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसते थे, क्योंकि पानी जो है वो हमारे जीवन का सबसे एसेंशियल वस्तु है। तो देखिए इससे हमें जल, इन दोनों के संवाद से हमें जल का महत्व पता चलता है। अब आगे देखते हैं हमें जल को बचाने की क्यों आवश्यकता है। देखिए आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ और बहुत सी कंपनियां लगी हैं। इन कंपनियों में इतना ज़्यादा जल का प्रयोग होता है जिससे कि उस काफ़ी मात्रा में ये लोग उस पानी का प्रयोग कर लेते हैं और जो 22% है वो बिजली बनाने में खर्च हो जाता है। तो इस तरह पानी का बहुत ही अधिक प्रयोग हमारे यहाँ हो रहा है। इसे हम पानी का शोषण ही कहेंगे। इससे जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। इसीलिए हमें जल को संरक्षण करने की आवश्यकता है कि हम जल का समुचित अच्छे ढंग से प्रयोग करें ताकि वो आने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित रह सके। अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर 10th के आपको अगर 4 सेट आते हैं पेपर के ABCD, तो किसी ना किसी एक सेट में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में प्रश्न किया जाता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय क्या होता है? जो एक काम करने से हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। देखिए जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। पहले तो यही होता था ना कि जल इकट्ठा हो गया तो उससे सिंचाई हो गई खेतों में, लेकिन आजकल बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने से क्या होता है? देखिए एक तो बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ पर, जो कि घरों और कारखानों में प्रयोग होती है। दूसरा, वहाँ से हमें जल की आपूर्ति भी मिलती है। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण होती है बांध बनाने से। मनोरंजन के साधन मिलते हैं, वहाँ पर नौका परिवहन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है। तो इसलिए जो बांध हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है कि जल को एकत्रित कर कर उसके बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ बहुत से बांध हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड बांध। तो इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो
तो जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो बांध हैं वो एक मंदिर के समान है। देखिए, हर चीज़ जिसके कुछ लाभ हैं उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो जो बांध हैं, अगर उनके हमें लाभ हैं तो इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब हानियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहली हानि, हमने नदियों पर बांध बना दिया, उनका जो नेचुरल बहाव है वो रोक दिया। बहाव रुक गया ना उसका नेचुरल, तो क्या होगा? जो नदियाँ अपने साथ तलछट बहा के लाती हैं वो उसका भी बहाव कम हो जाएगा। बांध बनाने से जो बांध के अंदर तलछट है वो ज़्यादा जमा होता जाएगा, जो कि चट्टान का रूप भी ले सकता है बाद में। इससे जो नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी भोजन की कमी हो जाएगी। मान लीजिए एक आप खुला पानी बह रहा है और एक बंधी हुई जगह पे पानी है, तो अगर एक खुली जगह पर अगर हम कोई जीव जंतु भोजन की तलाश कर रहे हैं तो उसके पास बहुत से साधन है उस भोजन को पाने के। अगर एक निश्चित जगह के अंदर ही भोजन पाना है तो उसके लिए हो सकता है भोजन कम हो जाए किसी समय में। तो जो बांध हैं वो नदियों को टुकड़ों में बांट देती हैं, जिससे कि जो उस के अंदर रह रहे हैं जलीय जीव उन्हें दिक्कत आती है। बाढ़ के मैदान बनाए जाने वाले जो जलाशय हैं उनमें जो वनस्पतियां हैं वो सब डूब जाती हैं। मान लीजिए जिस स्थान पर बाढ़ बनाया गया वहाँ पर कोई वनस्पतियां उग रही थी, तो वो वनस्पतियां भी डूब जाएंगी और बाद में नष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, जहाँ बांध बनाने के हमें लाभ हैं कि हमें सिंचाई के लिए जल मिल सकता है, पीने के लिए जल को उपलब्ध करवा सकते हैं, हम वहाँ से नौका परिवहन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं और पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना सकते हैं उस स्थान को, उनसे आय हो सकती है। तो इतने लाभ होने के बाद इसकी कुछ हानियां भी हैं। मान लीजिए किसी कारणवश बांध में कोई दरार आ जाती है, बांध टूट जाता है, तो उसका बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव आ सकता है। कई गांव उसमें डूब सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।